जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, पहला है मृतोपजीवी पौधों में पर्णहरिम कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, पर्णहरिम इन पौधों में अभाव होता है, यानी कि मृतोपजीवी जो पौधे होते हैं इनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता है, इनमें पर्णहरिम का अभाव रहता है। ठीक है, अभाव होता है, ध्यान रखिएगा। इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता, पर्णहरित जो होता है इनमें नहीं पाया जाता, ध्यान रखिएगा। कौन से मृतोपजीवी पौधों में पर्णहरिम नहीं पाया जाता, ध्यान रखना। इनमें पर्णहरिम का अभाव रहता है या अभाव होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नियोसिया के बारे में आप क्या जानते हैं? तो नियोसिया एक आर्किड है जो वन की ह्यूमरस से भरपूर मिट्टी में उगता है। नियोसिया एक आर्किड है जो वन की ह्यूमरस से भरपूर मिट्टी में उगता है, ध्यान रखिएगा। क्या एक आर्किड है जो वन की ह्यूमरस से भरपूर मिट्टी में उगता है। कवक की किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवनी को कौन सी उपमा दी गई है? तो माइकोराइजा की दिए गए, ध्यान रखना। कवक की किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन को कौन सी उपमा प्रदान की गई है? तो माइकोराइजा की संज्ञा दी गई है। यह सहजीवन जंगली पौधों में पाया जाता है। तो यह सहजीवन जंगली पौधों में पाया जाता है। कौन? माइकोराइजा। अगला है, शैवाल तथा कवक के घनिष्ठ संबंध में कौन सी संज्ञा प्रदान की गई? तो लाइकेन। शैवाल और कवक के घनिष्ठ संबंध को क्या कहते हैं? लाइकेन, ध्यान रखना। शैवाल और कवक के घनिष्ठ संबंध को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? लाइकेन प्रदान करता है, लाइकेन। ठीक है, इनके बीच का कड़ी का कार्य करता है कौन? लाइकेन। शैवाल और कवक के बीच की कड़ी का कार्य कौन करता है? लाइकेन, ध्यान रखना। और शैवाल और कवक के घनिष्ठ संबंध को कौन प्रदर्शित करता है? तो लाइकेन, ध्यान रखना। अगला है, एजोला किसका सहजीव है? तो फर्न एवं नीला हरा शैवाल का सहजीव है, ध्यान रखना। एजोला फर्न एवं नीला हरा शैवाल का संयोजी है, यानी कि सहजीवी, ध्यान रखना। तो एजोला किसका सहजीवी है? फर्न और नीला हरा शैवाल का। फर्न और नीला हरा शैवाल का सहजीवी है कौन? एजोला। कीट बच्ची पौधे किस स्थान पर उगते हैं? ऐसी भूमि में उगते हैं जहां भूमि में नाइट्रोजन का अभाव होता है, ध्यान रखिए। कीट बच्ची पौधे दोस्तों ऐसी जगह उगते हैं जहां नाइट्रोजन नहीं पाई जाती, नाइट्रोजन का अभाव होता है, वहां पर कीट बच्ची पौधे पाए जाते हैं, ध्यान रखना। कीट बच्ची पौधे ऐसी जगह उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन का अभाव होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है, भारत में कीट बच्ची पौधे मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में कीट बच्ची पौधे दार्जिलिंग यानी कि दार्जिलिंग और नैनीताल एवं कश्मीर में पाए जाते हैं। दार्जिलिंग नैनीताल और कश्मीर में पाए जाते हैं। भारत में कीट बच्ची पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो दार्जिलिंग, नैनीताल और कश्मीर में पाए जाते हैं। लाइकेन पौधे में भूमि से जल, खनिज लवण आदि का अवशोषण का कार्य कौन करता है? तो कवक करता है। लाइकेन पौधे में भूमि से जल, खनिज लवण और जो पोषक तत्व उनका अवशोषण का कार्य कौन करता है? लाइकेन करता है, ध्यान रखना। जो लाइकेन पौधे होते हैं उनमें पोषक तत्व जल है, खनिज लवण है आदि पोषक तत्वों का अवशोषण का कार्य कौन करता है? तो ध्यान रखिए, लाइकेन करता है। ठीक है दोस्तों, जैन साथियों। अगला है साथियों, ऊंचे वृक्षों में जाइलम से होता हुआ पानी ऊपर किस कारण से चढ़ता है? तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन, कर्षण तथा जल के संसंजन के कारण होता है। वाष्पोत्सर्जन और जल के संसंजन के कारण ऐसा होता है, संसंजन बल के कारण, ध्यान रखिएगा। जो ऊंचे वृक्षों में जाइलम से होता हुआ, ऊंचे वृक्षों में पानी कैसे चढ़ता है? तो जाइलम द्वारा, जाइलम ऊतक द्वारा होता है, चढ़ता है, ध्यान रखिएगा। और ये वाष्पोत्सर्जन, कर्षण तथा जल के संसंजन के कारण ऐसा होता है, ध्यान रखना। ऊंचे वृक्षों में जाइलम से होता हुआ पानी के ऊपर चढ़ना किसके कारण होता है? तो वाष्पोत्सर्जन, कर्षण तथा जल के संसंजन के कारण होता है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों, किस तत्व की कमी से पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की क्रिया बंद हो जाती है? तो दोस्तों बोरान और पोटेशियम पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की क्रिया बंद हो जाती है। पूछा जाता है किस तत्व की कमी से पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की क्रिया मंद हो जाती है? तो बोरान और पोटेशियम के कारण, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बोरान और पोटेशियम के कारण
खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की क्रिया बंद हो जाती है किसमें, पौधों में। बोरान और पोटेशियम, बोरान का प्रतीक बी होता है और पोटेशियम का के होता है दोस्तों, ठीक है। अगर प्रतीक दे दे तो बी और के लिखेंगे, ठीक है। अगला है पौधे में खाद संचय ऊतक कौन सा होता है। तो पौधों में खाद संचय ऊतक का कार्य कौन करता है, तो मृदूतक होता है। ये खाद्य पदार्थों का संयोजी ऊतक होता है, ध्यान रखना। पौधों में खाद संयोजी ऊतक कौन सा होता है, तो मृदूतक होता है। कौन सा होता है, मृदूतक, ध्यान रखिएगा। पौधों में खाद संयोजी ऊतक कौन होता है, मृदूतक होता है। पौधों में संचित भोज्य पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, मंड की, स्टार्च की होती है, ध्यान रखना। पौधों में संचित भोज्य पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो मंड स्टार्च की पाई जाती है, ध्यान रखना। पौधों में संचित भोज्य पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा होती है मंड स्टार्च की, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों सहजीवी और कीट बच्चे, इनके बारे में बताएंगे। देखिए दोस्तों, तो ये विशेष प्रकार के हैं। एक होता है सहजीवी, एक होता है कीट बच्चे। तो सहजीवी में दोस्तों आता है लाइकेन, सहजीवी कार्य करता है, और जड़ ग्रंथिकाएँ होती हैं, और कवक मूल होता है। ये दोस्तों सहजीवी के अंतर्गत आते हैं। कौन से, लाइकेन तो सहजीवी होता है, ठीक है, और जड़ ग्रंथिकाएँ सहजीवी कार्य करती हैं, और कवक मूल भी सहजीवी कार्य करता है। अब दूसरा है कीट बच्ची। तो कीट बच्ची पौधों में कौन आता है, डोसेरा आता है, यूट्रिकुलेरिया आता है, इसको ब्लेंडर वर्ट कहते हैं, ब्लेंडर वर्ट कहते हैं। ब्यूटेरिया कुलेरिया को क्या बोलते हैं, ब्लेंडर वर्ट। अगला है नेपेथीस, तीसरा जो कीट बच्ची होता है नेपेथिन्स होता है। चौथा है डायोनिया वीनस फ्लाई ट्रैप बोलते हैं, इसी को वीनस फ्लाई ट्रैप बोलते हैं, ध्यान रखना, इसी का नाम है डायोनिया वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक दोस्तों। तो कीट बच्चे में कौन कौन से आता है, कीट बच्चे पौधों में डोसेरा आता है, यूट्रिकुलेरिया आता है, इसी को बोलते हैं ब्लेंडर वर्ट, और तीसरा होता है नेपेंथीस, चौथा होता है डायोनिया वीनस, इसी को बोलते हैं, डायोनिया को बोलते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। और सहजीवी में कौन आते हैं, लाइकेन, जड़ ग्रंथिकाएँ और कवक मूल, ध्यान रखना, ये होते हैं सहजीवी, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तत्व और हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए तो कवकों में ईस्ट है, म्यूकस है, राइजोपस है, पेनिसिलियम है, गुच्छी है, कुकुरमुत्ता आदि मृतोपजीवी होते हैं। दोस्तों ईस्ट है, म्यूकर है, राइजोपस है, पेनिसिलियम, गुच्छी, कुकुरमुत्ता आदि मृतोपजीवी होते हैं। ये मृतोपजीवी होते हैं, मृतोपजीवी के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से कवकों में, ईस्ट हो गया, और म्यूकर हो गया, राइजोपस है, पेनिसिलियम है, गुच्छी है, कुकुरमुत्ता आदि मृतोपजीवी होते हैं, ध्यान रखिए। ये मृतोपजीवी के अंतर्गत होते हैं, या मृतोपजीवी कहलाते हैं, ध्यान रखना। इनमें म्यूकस, राइजोपस, पेनिसिलियम आदि बरसात के दिनों में भींगी हुई रोटी, अचार, फल, मुरब्बा, चमड़े के ऊपर रुई के रेशों के भांति उगकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है कि बरसात के दिनों में रोटियों में फफूंदी लग जाती है, रोटियां खराब हो जाती हैं, तो उनका क्या कारण है। तो दोस्तों इसमें जो म्यूकस होता है और राइजोपस है और पेनिसिलियम आदि बरसात के दिनों में भींगी हुई रोटी, जैसे रोटी गीली हो जाती है, पानी पड़ जाता है, तो 2-4 दिन पड़ी रहे तो उसमें क्या होता है, ये उसको ख़राब कर देते हैं, फफूंदी लग जाती है, जिसको फफूंदी बोलते हैं। तो भींगी हुई रोटी और अचार, फल है, मुरब्बा है, चमड़े के ऊपर रुई के रेशों की भांति उगकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो ये इन चीज़ों में कि जैसे अचार हो गया, फल है, मुरब्बा है, चमड़े के ऊपर, ठीक है, रुई के समान, रुई के जो रेशे होते हैं उनके भांति उगाते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं धीरे धीरे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और सपुष्पी पौधों में
नियोसिया, मोनोट्रोपा और यूनिफ्लोरा आदि आते हैं। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि सपुष्पी पौधे कौन होते हैं। तो सपुष्पी पौधों में आता है नियोसिया, मोनोट्रोपा, यूनिफ्लोरा आदि आते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों, श्वसन क्रिया किस प्रकार की जैविक क्रिया है। तो विखंडनात्मक प्रक्रिया। ध्यान रखना दोस्तों, श्वसन पूछा जाता है किस प्रकार की जैविक क्रिया है। तो विखंडनात्मक प्रक्रिया है, विखंडनात्मक प्रक्रिया। ध्यान रखना, श्वसन। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण के लिए कितने ऑक्सीजन अणु की आवश्यकता होती है। तो 6 ऑक्सीजन अणुओं की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण के लिए 6 ऑक्सीजन अणुओं की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, कितने, 6 ऑक्सीजन अणुओं की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन कितने, 6 अणु चाहिए। कोशिका में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितने एटीपी उत्पन्न होते हैं। तो 38 या 36 एटीपी उत्पन्न होते हैं। ध्यान रखना, कोशिका में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितने एटीपी उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों 38 एटीपी या 36 एटीपी। ध्यान रखना, अगर विकल्प में 38 है तो 38 एटीपी करेंगे, अगर 36 है तो 36 एटीपी करेंगे। ध्यान रखना, तो कोशिका में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितने एटीपी उत्पन्न होते हैं। 38 या 36 एटीपी उत्पन्न होते हैं। ध्यान रखिए हमेशा। ठीक है, ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीजन से 38 या 36 एटीपी उत्पन्न होते हैं। अगला है, ग्लूकोज के एक अणु के अपूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो 28 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ध्यान रखना, ग्लूकोज के एक अणु के अपूर्ण ऑक्सीकरण से 28 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ध्यान रखना, ग्लूकोज के एक अणु के अपूर्ण ऑक्सीकरण से 28 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ध्यान रखना, कितनी, 28 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ऑक्सीजन अणु के, ग्लूकोज के एक अणु के अपूर्ण ऑक्सीकरण से, ग्लूकोज के एक अणु के अपूर्ण ऑक्सीकरण से 28 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ध्यान रखिए। अगला है, कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से 38 एटीपी अणु किस प्रकार बनते हैं। कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से 38 एटीपी अणु कैसे बनते हैं या किस प्रकार बनते पूछा जाता है। तो 2 एटीपी अणु माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर तथा 36 इसके भीतर होते हैं। ध्यान रखना कि 2 एटीपी अणु माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, 2 एटीपी अणु माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर 2 एटीपी अणु माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होते हैं और 36 इसके भीतर होते हैं। ध्यान रखना, तो कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से 38 एटीपी अणु किस प्रकार बनते हैं। तो 2 एटीपी अणु माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होते हैं, 2 एटीपी अणु माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर तथा 36 इसके भीतर होते हैं। इस प्रकार बनते हैं। जन साथियों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, इसको प्लीज़ आपको सब्सक्राइब और लाइक करना है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इनको तैयार करिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।